नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी सफलता बैच को ज्वाइन किए हुए हैं और उसमें पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को। और क्लास के 10 केमिस्ट्री में हम आपके लिए पहला अध्याय को आरंभ किए हुए हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, जैसा आप मेरे पीछे लिखे हुए बोर्ड पर दिख रहे हैं जो लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभी के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण मेरा क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिखने के क्या नियम है और आखिर इसका हम उपयोग क्यों करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण का उपयोग क्या है, हम इसको लिखते क्यों हैं, इसको पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि सबसे पहले इसकी जो परिभाषा कहता है वो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए अब इस रासायनिक समीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, तो जल बनेगा। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तीर के चिन्ह को उस पार प्रतिपल में मेरा क्या होगा, तो जल होगा। तो ये लिखने में क्या होता था, बहुत बड़ा होता था, जिसके कारण इसमें बहुत पन्ना खर्च होते थे, इसको लिखने में समय लगता था। तो इन सभी की बचत करने के लिए क्या किया गया, तो हाइड्रोजन के संकेत और ऑक्सीजन के संकेत दोनों को मिलाकर के जो पदार्थ होना H2O जल, उसका जल का संकेत H2O लिख करके हम क्या किए, तो कहानी को आसान तरीका से निपटा दिए। इसी को हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इन सभी बातों को हम बिंदुबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। आपको क्या करना है, तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक सभी बातों को समझने के लिए बने हुए रहना है। ठीक है, चलिए हम पीडीएफ से इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि पीडीएफ से तो आपको कोई भी क्लास पढ़ा देगा, आएगा आराम से पीडीएफ में लिखा हुआ बात आपको सुनाएगा, उसके बाद 9 से 11 हो जाएगा। लेकिन हम आपको लिख करके इसलिए समझाते हैं ताकि एक एक बातों को आप समझे जाने। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो हम आपको पहले इसकी परिभाषा बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इन बातों को हम सबसे पहले बोर्ड पर आपको लिख करके स्पष्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, तो उपयोग को जानेंगे और फिर इसके बाद हम इसके लिखने के नियम को जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे, इसके प्रकार को पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे और अच्छी तरीके से हम सब बातों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको सबसे पहले परिभाषा लेकर के आपको बताते हैं इसका मतलब बहुत आसान तरीका से रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं। ठीक ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में इसकी जो परिभाषा कहता है वो कहता है रासायनिक अभिक्रिया में। आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इन बातों को हम थोड़ा विस्तार रूप से समझते हैं कहलाता है। जैसा हम आपको बोले थे कि इसकी परिभाषा को हम लिख करके यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट कर देंगे, वैसा हम बिल्कुल कर दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए अब हमें रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं जब हम
हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन। जैसे हम एग्जांपल में चलते हैं, जैसे में, ठीक है, जैसे में हम चलते हैं, ठीक है, आपको हम लिख के सभी बातों को स्पष्ट रूप से बताते हैं। जैसे चलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यह क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बना लेगा। तो जब हम इसका हिंदी नाम लिखते हैं तो यह लिखने में बहुत बड़ा होता है, इसको लिखने में समय भी लगता है, और मेरे जो पन्ना का स्थान है वो भी बहुत अत्यधिक लेता है लिखने में। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम हाइड्रोजन के संकेत द्वारा और क्लोरीन को क्लोरीन के संकेत के द्वारा और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सूत्र द्वारा या फिर संकेत द्वारा क्या कर देंगे, तो इसको हम व्यक्त कर देंगे। इस लिखने में हमें आसानी होगी और हमें मतलब ज्यादा समय की बर्बादी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, तो रासायनिक समीकरण करते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा रासायनिक पदार्थ है, हाइड्रोजन है H2, उसके बाद मेरा यहाँ पर क्या है, तो क्लोरीन गैस Cl2 है। क्लोरीन गैस को हम Cl2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्लोरीन गैस जो है वह द्विपरमाणु होता है, द्विपरमाणु के रूप में रहता है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, तो ये क्या बोलते हैं, तीर का चिन्ह है, ये जो अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग बांटता है, सूर्य प्रकाश है, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तो HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे। अब ये जो मेरा पदार्थ है हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम एक संकेत के द्वारा क्या कर दिए, तो व्यक्त कर दिए, जिसको लिखने में हमें क्या हुई, तो समय की बचत हुई और पन्ना की बचत हुआ। इसी को हम क्या करते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम जो आपको बात बताए हैं वो बात आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक ना। अब अगला वीडियो को समझते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। आप उसको हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल सुधार करके आपके लिए नए तरीका से वीडियो बना करके आपको हम देंगे, ठीक है। जहां पर आपको दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करके आपको बेहतर से बेहतर तरीका से बताएंगे, क्योंकि हम आपके लिए पढ़ाते हैं ना कि खुद अपने लिए पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो जो आप चाहेंगे वही हम करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आगे। ये मेरा हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझ ही ली है। अब हम चलते हैं क्या चीज, तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पर, ठीक है। इसको रहने दीजिए। अब आगे हम चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। कुछ जितनी भी क्रिया होती है वो क्या होती है, कुछ नियम के अनुसार होती है, ठीक ना। तो हम रासायनिक समीकरण को जो लिखेंगे वह कुछ निश्चित नियमों के अनुसार लिखेंगे। उन नियमों का उपयोग करके ही हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो उन नियमों को हम जानते हैं, समझते हैं, ठीक ना। आपके घर में भी जो कोई कार्य होता होगा, ठीक ना, तो एक निश्चित मतलब निश्चित तरीका से होता हुआ, एक निश्चित नियम के अनुसार होता हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर भी जो हम जो रासायनिक समीकरण को लिखेंगे वह एक निश्चित नियम के अनुसार लिखेंगे। तो वो नियम क्या क्या है, वो उन नियमों को हमको 5 नियम है, उन 5 नियम को हमको जानना है और पढ़ना है और उसको समझना भी है। जानना है, पढ़ना है और समझना है। आप यहाँ समझने के लिए आए हैं। ये नियम जो है वो कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी आपको नियम लिखा दिया, लेकिन हम आपको समझाएंगे, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला नियम को लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ हम लिखेंगे मेन हेडलाइन जो हमको बनाना है टॉपिक का, वो बनाना है क्या, तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है, तो सबसे पहला जो नियम है वो कहता है क्या चीज, कि अभिकारक को जो है वो हम बाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम किस तरीका से, तो ये मेरा दायां है और ये मेरा क्या है, तो बायां है। आप जानते हैं कि ये मेरा क्या है, तो अभिकारक है। ये पदार्थ मेरा क्या है, अभिकारक है। और जो तीर के चिन्ह के उस पार है, जो मेरा नया पदार्थ बना है, वो मेरा क्या है, तो प्रतिफल है। वो मेरा क्या है, तो प्रतिफल है, ठीक है। तो इसका पहला जो नियम कहता है वो क्या कहता है कि अब पहला नियम मेरा कहता है इसका, ठीक ना, कि अभिकारक को
ठीक, किसको? अभिकारक को, अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। किस तरफ लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। किस तरफ लिखते हैं? तो बाईं ओर लिखते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा क्या है? तो दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है, और हम जो यहाँ अभिकारक को लिखे हैं वो किस तरफ लिखे हैं? तो बाईं ओर लिखे हैं ना। तो इसीलिए इसका पहला रूल कहता है कि अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों कि आपको ये सभी बातें, ये पहला रूल जो है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है क्या चीज? कि अभिकारक के बीच, और इस सारा जो है ना आपको यहाँ पर रूल देखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। ठीक है, दूसरा कहता है अभिकारक के बीच। इसके बीच तो अभिकारक के बीच या फिर मध्य, अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। किसका चिन्ह देते हैं? तो प्लस का चिन्ह देते हैं। देखिए, अभी जो मेरा अभिकारक है, तो यहाँ पर अभिकारक में क्या है? दो पदार्थ है, एक हाइड्रोजन है और एक मेरा क्या है? तो क्लोरीन गैस है। तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, जो ताकि इसको इससे जोड़ेगा, इसको इससे जोड़ेगा, इसको हम प्लस का चिन्ह करके दोनों को क्या कर देंगे? तो अलग अलग अगर मान लीजिए H2 कर दे या Cl2 दे दिए तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, बल्कि हम क्या करेंगे? तो अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, जैसा आप समीकरण में हम दिए हुए हैं, इसका रूल है, इसीलिए इसको हम प्लस का चिन्ह दिए, अपना मन से प्लस नहीं बैठा दिए। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा रूल कहता है कि क्या चीज? तो प्रतिफल को, किसको? तो प्रतिफल को आप जानते हैं कि अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। इसका रूल अगला कहता है प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। किस ओर लिखते हैं? तो दाईं ओर लिखते हैं। किस ओर लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। किस तरफ लिखेंगे? तो हम दाईं तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम समीकरण जो बनाए हैं, तो ये मेरा क्या है? बाईं हाथ है और ये मेरे दाईं हाथ है। तो हम दाईं तरफ किसको लिखेंगे? तो प्रतिफल को लिखेंगे। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि HCl जो मेरा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको हम कहाँ लिखेंगे? तो समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, किस तरफ लिखेंगे? तो दाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, आपको मेरा जो साइड है वो तो आपको उल्टा होगा और आपका साइड क्या होगा? तो उल्टा होगा। तो इस तरीका से हम आपको बता देते हैं आपके अनुसार। ये मेरा क्या है? तो दायां है और ये मेरा क्या है? तो बायां है। बायां तरफ हम किसको लिखेंगे? तो अभिकारक को, और दाएं तरफ किसको लिखेंगे? तो प्रतिफल को। ठीक है, अब इसका चौथा जो रूल कहता है, अब जो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रासायनिक समीकरण लिखने का चौथा रूल। ठीक ना, तो रासायनिक समीकरण लिखने का चौथा रूल क्या कहता है? तो चौथा रूल मेरा कहता है, ठीक ना, चौथा जो मतलब मेरा नियम है वो कहता है, आगे चौथा कहता है कि प्रतिफलों के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। प्रतिफलों के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। प्रतिफलों के बीच किसका चिन्ह देते हैं? तो प्लस का चिन्ह देते हैं। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है वह एक ही प्रतिफल बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ HCl लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो प्रतिफल है वो दो होते हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो प्लस के चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको लिख के दिखा तो CaCO3 जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यह क्या करेगा? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तो हम गर्म किए हैं, यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, तो अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह और प्रतिफल के बीच में किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। ये मेरा चौथा रूल था। ठीक है, अब मेरा पांचवा जो रूल कहता है वो कहता है, ठीक है ना, थोड़ा माफ कीजिएगा, लिखने में क्रम ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए, ठीक है, सब ठीक है। अब मेरा पांचवा जो रूल कहता है वो कहता है क्या चीज? तो अभिकारक एवं प्रतिफल। पांचवा रूल कहता है अभिकारक एवं प्रतिफल। अभिकारक एवं प्रतिफल को
तीर चिन्ह, अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह ऐसा वाला तीर चिन्ह, ठीक ना, तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग किया जाता है, तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग किया जाता है, तीर चिन्ह अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो जो मेरा अभिकारक होंगे और जो मेरा प्रतिफल होगा, इन दोनों को अलग क्या करेंगे, अलग करने के लिए क्या करेंगे, तो हम एक तीर का चिन्ह का उपयोग करेंगे और ये तीर का चिन्ह क्या करेगा, तो अभिकारक को एक साइड बांट देगा और प्रतिफल को एक साइड बांट देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई और बहनों, ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों को ये सभी जानकारी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम जो आगे चलते हैं वो रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में चलते हैं कि रासायनिक समीकरण के जो प्रकार हैं वो क्या क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि मेरे जो रासायनिक समीकरण के प्रकार हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इन्हीं दोनों प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम अभी पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने के लिए इसको क्या करेंगे, तो इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। मिटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। मिटाने में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकेंड लगेंगे, ठीक है। और कुछ सेकेंड का समय आप हमें दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले, तो आप ही के लिए जरूरी ये जगह खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करेंगे, तो रासायनिक समीकरण के प्रकार बताएंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार को बताएंगे, ठीक है। तो मेरा रासायनिक समीकरण जो है वह दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। आगे हम पढ़ने वाले हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, किसके प्रकार, तो रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार को हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के जो प्रकार हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इन दोनों प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण जो है वह दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, और ये क्या होता है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण के जो प्रकार है वह दो होते हैं, एक होता है संतुलित और दूसरा क्या होता है, तो असंतुलित। एक होता है मेरा एक मेरा पहला जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक क्या थी, तो समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और मेरा दूसरा जो है वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखिए अब हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा कहता है जब अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, तो समान हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो संतुलित कहते हैं। और जब अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की जो संख्या है वो क्या हो, तो असमान हो, यानी कि समान नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो असंतुलित कहते हैं। इन बातों को हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित क्या है, तो रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होगा संतुलित रासायनिक समीकरण में कि इसमें तत्व के परमाणु के इसमें ठीक है, इसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या, इसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या, तत्वों की परमाणु की संख्या, ठीक है, परमाणु की संख्या बराबर होते हैं, क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। दो तरफ तत्व के परमाणु संख्या क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे में उदाहरण में हम ले लेते हैं, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में हम ले लेते हैं किसको, तो H2 + Cl2 मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो
HCl बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, और यहाँ पर जो HCl बनाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा L छूट गया था, HCl बनाएगा। तो यहाँ पर जो HCl है वो एक एक है, तो इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ मेरा 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 मेरा क्लोरीन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 मेरा क्या हो गया, तो क्लोरीन हो गया, ठीक है। एक मिनट हम देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो H2 और Cl2, ठीक है। यहाँ देखिए हम बताते हैं आपको, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, ये हो गया मेरा बाई, ये हो गया मेरा बाई ओर, ठीक है, बाई ओर, और ये मेरा हो गया दाई ओर, किस ओर, तो दाई ओर, ठीक है, दाई ओर। यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन की जो संख्या है बाई ओर वो मेरा 2 है, ठीक है, और मेरा क्लोरीन की संख्या भी 2 है। यहाँ दाई ओर भी मेरा जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, तो 2 हो गया, और क्लोरीन भी कितना हो गया, तो 2 हो गया। यानी कि मेरे दाई ओर भी परमाणु की संख्या समान है और बाईं ओर भी क्या है, परमाणु की संख्या समान है। और जब दाई ओर और बाईं ओर परमाणु की संख्या समान हो तो संख्या क्या कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब संतुलित के बाद हम असंतुलित रासायनिक समीकरण के ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण की ओर, ठीक है। अब कहाँ हम लोग चलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण की ओर, और उसके लिए हमें जगह की आवश्यकता है, तो इसको क्या करेंगे, तो मिटा देंगे। चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जगह है उतना लिखने के लिए, हम लोग इतना ही जगह में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो मेरा प्रकार है वो क्या चीज है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसके बिल्कुल उल्टा होगा। जो हम आपको संतुलित बताए हैं उसके उल्टा क्या होगा, तो असंतुलित होगा, ठीक है। इसमें कहेगा, इसमें इसका परिभाषा कहता है, इसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। तत्वों के परमाणु की संख्या क्या नहीं होती है, तो बराबर नहीं होती है, बराबर क्या होती है, तो नहीं होती है। जैसे देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं उदाहरण में हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि मेरा यहाँ क्या बोलते हैं, H2 है। H2 जब O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो यह H2O बनाएगा, यानी कि जल बनाएगा। क्या बनाएगा, तो जल बनाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिखकर बताते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला कितना है, तो 1 है, ठीक है। जैसे हम आपको यहाँ पर लिखकर बताते हैं, यहाँ पर जगह यहाँ ऊपर में है, ऊपर में हम लिखते हैं, यहाँ पर मेरा 2 H2 है, उसके बाद मेरा क्या है, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, तो मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन है और मेरा क्या है, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और मेरा ऑक्सीजन है। तो यहाँ H हो गया और यहाँ O हो गया, ठीक है, H हो गया और O हो गया। ये मेरा बाईं ओर हो गया, किस तरफ हो गया, तो बाईं ओर, और ये मेरा किस तरफ हो गया, तो दाईं ओर। बाईं ओर मेरा अभिकारक के अणु आएंगे, तो यहाँ पर मेरे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में मेरा कितना है, तो 2 है, ठीक है, द्विपरमाणु ग्रुप में है। यहाँ दाएं तरफ हाइड्रोजन जो 2 है और ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। तो जब दोनों तरफ क्या बोलते हैं, परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा तत्वों में, तो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित कहेंगे। यहाँ देखिए बाईं ओर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, दाईं ओर हाइड्रोजन क्या है, तो 2 है। हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की जो संख्या है, ऑक्सीजन के परमाणु की, वो बाईं ओर 2 है और दाईं ओर कितनी है, तो 1 ही है। तो इसको क्या कहेंगे, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आपको लिख लेना है कहीं पर, ठीक है, आपको डैश डैश देकर लिखना है कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, यह संतुलित, यह क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। और इसमें आपको लिखना है कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यह असंतुलित रासायनिक
समीकरण है। कौन सा समीकरण है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए कौन सा बोला? तो ये मेरा असंतुलित रासायनिक समीकरण है और ये मेरा क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई और बहनों, आपको ये जो जानकारी हम दिए हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको ऑफलाइन क्लास में भी इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में भी इसी प्रकार से पढ़ाया गया है। आपको कहीं पर भी हमारे द्वारा कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऑफलाइन क्लास में दिक्कत होगा तो जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमसे बिल्कुल प्रश्न पूछते हैं, खुलेआम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप कमेंट में अपनी बातों को बता सकते हैं, हम आपके बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर तुरंत हम एक्शन लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।